हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज इस वीडियो के साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी की हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। आपको आज के टॉपिक की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका प्रिंट आउट लेकर इस वीडियो को देखें और जो अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, आप उन्हें अपने नोट्स के ऊपर या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। दोस्तों, एजुकेशनल साइकोलॉजी के सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एजुकेशनल साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं एक साथ करवा दूंगी, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी में कई प्रश्न ऐसे हैं जो एक से अधिक टॉपिक्स में आ जाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर, ब्रूनर्स थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। दोस्तों, जेरोम एस ब्रूनर ने पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेजेस की बजाय 3 मोड्स बताए हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन से हैं। द फर्स्ट मोड इज़ इनएक्टिव मोड। दोस्तों, इस मोड में बच्चा अपनी थॉट्स को अपने एक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट करता है। यह पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज की तरह ही है। इस मोड में नॉलेज म्यूज़िकल मेमोरी के रूप में स्टोर होती है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को अक्सर टेक्स्ट पढ़ाने की बजाय उन्हें पोएम के थ्रू गा कर चीज़ें याद करवाई जाती हैं, क्योंकि इस दौरान उन्हें म्यूज़िक की फॉर्म में कुछ भी बताया जाता है तो वो जल्दी याद होता है। नंबर 2 इज़ आइकॉनिक मोड। इसमें नॉलेज को विजुअल, ऑडिटरी इमेजेस या फिर आइकन्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम बच्चे को कैट की पिक्चर भी दिखाते हैं और CAT कैट भी लिखा हुआ दिखाते हैं। कुछ टाइम के बाद उसे हम कैट की विजुअल इमेज को हटा देते हैं, तब भी वह CAT ये आइकन्स देख के पहचान जाता है और CAT लेटर्स ना लिखे होने के बाद भी वह कैट की पिक्चर देखकर पहचान जाता है कि यह कैट है। द थर्ड मोड इज सिंबॉलिक मोड। दोस्तों, इसमें बच्चा अपनी थॉट को लैंग्वेज के थ्रू रिप्रेजेंट करने लगता है, यानी वह अपनी बातों को हाव भाव से बताने की बजाय भाषा का प्रयोग करता है। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह के प्रश्न बनते हैं कि 3 स्टेजेस की बजाय मोड्स किसने प्रेजेंट किए हैं और ब्रूनर ने जो मोड्स प्रेजेंट किए हैं वे कौन कौन से हैं, अथवा वे आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और ये पूछेंगे कि इनमें से कौन सा मोड जेरोम एस ब्रूनर ने नहीं दिया है। इसके बाद आती है एरिक्सन्स थियरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों, एरिक एरिक्सन ने डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस के बारे में बताया है। आइए देखते हैं कि वे कौन सी हैं। नंबर 1 इज़ ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दोस्तों, इसे एरिक्सन ने इन्फेंसी का नाम दिया है और यह बर्थ से 1.5 साल तक के बच्चों में होती है। दोस्तों, इसकी पहचान यह है कि इस दौरान बच्चे सबसे अधिक कंफर्ट को पसंद करते हैं और वह इस विषय में अनसर्टेन रहते हैं कि वे किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। द सेकंड स्टेज इज़ ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। दोस्तों, इसे अर्ली चाइल्डहुड का नाम दिया गया है और यह 1.5 से 3 साल तक के बच्चों में होती है। इसमें बच्चा अपनी सेल्फ एस्टीम को मेंटेन करने के लिए फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने लगता है, खुद से कुछ कार्य करने लगता है। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। दोस्तों, इसे एरिक्सन ने प्री स्कूल का नाम दिया गया है और 3 से 6 साल तक के बच्चे इस स्टेज के अंदर आते हैं। इस दौरान बच्चे दूसरों को कॉपी करने की बजाय खुद से ही कुछ कार्य करने लगते हैं। इससे पहले बच्चे हर कार्य इमिटेट करके यानी अपने से बड़ों को देखकर सीखते हैं, लेकिन 3 से 6 साल के बच्चे स्वयं भी अपने छोटे छोटे कार्य करने लगते हैं। नेक्स्ट इज़ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। दोस्तों, इसे स्कूल एज का नाम दिया गया है और यह 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इस दौरान बच्चे अपनी स्किल्स को रिफाइन करने के लिए नई नई चीज़ें सीखते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज़ आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। दोस्तों, इसे अडोलेसेंस का नाम दिया गया है। यह 12 से 19 वर्ष तक के बच्चों में होती है। इसे टीन एज भी कहा जाता है। इस दौरान अडोलेसेंट्स कई रोल प्ले करते हैं, जैसे
चाइल्ड का, सिबलिंग का, स्टूडेंट का, एथलीट का और वर्कर का। इस दौरान वे अपना एक रोल मॉडल बना लेते हैं और उसे ही फॉलो करते हैं और उन्हें पीयर प्रेशर का सामना भी करना पड़ता है। द नेक्स्ट स्टेज इज़ इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। दोस्तों, इसे एरिक्सन ने यंग अडल्टहुड का नाम दिया है और 20 से 45 वर्ष तक के लोग इस स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इस दौरान वे अपने स्पाउस, पेरेंट या पार्टनर के प्रति कमिटमेंट कर लेते हैं, अर्थात वे इनकी जिम्मेदारियों को स्वयं की जिम्मेदारी समझते हैं और इनके प्रति अपनी सभी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं। द सेवंथ स्टेज इज़ क्रिएटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। दोस्तों, इसे मिडिल अडल्टहुड का नाम दिया गया है और 45 से 65 वर्ष तक के लोग इस एज के अंतर्गत लाई करते हैं। दोस्तों, इस स्टेज में व्यक्ति अपने करियर और फैमिली लाइफ में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, वह अधिक से अधिक सक्सेसफुल होना चाहता है। द लास्ट स्टेज इज़ इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। दोस्तों, इसे मैच्योरिटी का नाम दिया गया है और यह 65 ईयर से अबव के सभी लोगों में पाई जाती है। दोस्तों, इस स्टेज में व्यक्ति ने अपनी लाइफ में जितनी भी अचीवमेंट्स की हैं वह उनके थ्रू फुलफिलमेंट यानी सेटिस्फैक्शन का अनुभव करता है। दोस्तों, साइको सोशल थियरी के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वे इस प्रकार होंगे। सबसे पहले तो वो यह पूछ सकते हैं कि किस एज के लोग किस स्टेज में लाई करते हैं और इन स्टेजेस का ऑर्डर भी आपको याद रखना है, जैसे 7 नंबर पर कौन सी स्टेज है, 5 नंबर पर कौन सी स्टेज है। इसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट थियरी पर, जो कि है पियाजे थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। दोस्तों, पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट की जो थियरी दी है उसमें उसने मोरालिटी की 4 स्टेजेस का जिक्र किया है जिन्हें लो से हायर ऑर्डर में रखा जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे नीचे आती है फर्स्ट स्टेज यानी अमोरल स्टेज, सेकेंड नंबर पे आती है हेट्रोनोमस स्टेज, थर्ड नंबर पे आती है ट्रांजिशनल स्टेज और फोर्थ नंबर पे आती है ऑटोनोमस स्टेज। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ स्टेजेस का नाम और इनका ऑर्डर याद रखना है। इससे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पूछे जाते क्योंकि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण थियरीज हम कर चुके हैं और आगे भी करने वाले हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट थियरी पर, जो कि है कोलबर्ग्स थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। दोस्तों, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट के 3 लेवल्स के बारे में बताया है और उन तीनों लेवल्स को आगे 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। दोस्तों, मोरल डेवलपमेंट की इस थियरी को बनाने से पहले कोलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे हेन्स डिलेमा का नाम दिया गया है। हालांकि हेन्स डिलेमा से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हेन्स डिलेमा को जानने के बाद आपको इस थियरी को समझने में आसानी होगी, इसलिए मैं ब्रीफ में बता देती हूँ कि हेन्स डिलेमा क्या है। दोस्तों, हेन्स नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को एक रेयर टाइप ऑफ कैंसर हो जाता है और हेन्स ने अपनी पत्नी का इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी पत्नी के कैंसर का इलाज कहीं भी उपलब्ध नहीं था। कुछ समय के बाद उस शहर के एक केमिस्ट ने एक दवाई बना ली जो कि उस रेयर टाइप के कैंसर को क्योर कर सकती थी। उस ड्रग को बनाने में केमिस्ट को 200 पाउंड्स का खर्चा आ रहा था, लेकिन वह इस ड्रग की एक छोटी खुराक के लिए 2000 पाउंड्स चार्ज कर रहा था। हेन्स की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, वह उसे किसी भी हालत में बचाना चाहता था, इसलिए उसने अपने दोस्तों से 1000 पाउंड्स उधार लिए। जब हेन्स ने केमिस्ट से बहुत रिक्वेस्ट की कि या तो वह उस ड्रग को 1000 पाउंड्स में दे दे या फिर हेन्स उसकी पत्नी के ठीक होने के बाद उसे थोड़ी थोड़ी करके बाकी के 1000 पाउंड्स लौटा देगा, लेकिन केमिस्ट ने उसकी एक नहीं सुनी और केमिस्ट ने कहा कि मैंने यह ड्रग अपने प्रॉफिट करने के लिए बनाई है और मैं किसी भी कीमत पर अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ूंगा। हेन्स खाली हाथ घर लौट आता है, वह बहुत उदास होता है, उसके पास कोई चारा नहीं होता। वह रात को केमिस्ट की शॉप में ब्रेक इनटू करता है और उस दवा को चुरा लेता है। दोस्तों, इसे ही लॉरेंस कोलबर्ग ने हेन्स डिलेमा का नाम दिया। कोलबर्ग ने हेन्स की स्टोरी बहुत से लोगों को सुनाई और उसने उन सभी लोगों से पूछा कि क्या हेन्स ने वह दवाई चोरी करके सही किया अथवा नहीं। तो दोस्तों,
इसी के बेसिस पे आइए देखते हैं कोलबर्ग द्वारा मोरल डेवलपमेंट थियोरी के दिए गए तीनों लेवल, जिनमें से प्रथम लेवल है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें कोलबर्ग ने 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया है। स्टेज 1 इज़ द स्टेज ऑफ ओबीडियंस फॉर अवॉइडिंग पनिशमेंट। दोस्तों, स्टेज 1 में 4 से 7 साल तक के बच्चे आते हैं। इस दौरान बच्चे सज़ा से बचने के लिए अपने से बड़ों के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। स्टेज 2 इज़ द स्टेज ऑफ कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवॉर्ड्स एंड फेवर्स इन रिटर्न। जो स्टेज 2 है वो 7 to 10 ईयर्स के बीच के बच्चों की होती है। दोस्तों, इस दौरान बच्चे कोई भी रिवॉर्ड लेने के लिए रूल्स को अबाइड बाय करते हैं, या फिर वह अपने किसी कार्य के बाद कुछ फेवर चाहते हैं। मान लीजिए उन्होंने अपना होमवर्क जल्दी कंप्लीट कर लिया तो वे चाहेंगे कि आज उन्हें टीवी ज़्यादा देखने दिया जाए। लेवल 2 इज़ कन्वेंशनल मोरालिटी विच लाइज बिटवीन 10 to 13 ईयर्स ऑफ एज। इसके अंतर्गत जो स्टेज 3 आती है उसे गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का नाम दिया गया है। दोस्तों, इस दौरान बच्चे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप और फास्ट फ्रेंडशिप बनाने की ओर अग्रसर होते हैं। स्टेज 4 इज़ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। इस दौरान बच्चे वही काम करना चाहते हैं जिन्हें सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है, जो सोसाइटी के लिए सही है, वो सिर्फ वही कार्य करना चाहते हैं। जो बड़े लोगों ने या फिर सोसाइटी ने जो रूल्स बनाए हैं वे उनमें कोई भी काट छाट नहीं करना चाहते, वे उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ताकि सोसाइटी में ऑर्डर बना रहे। लेवल 3 इज़ पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। दोस्तों, यह 13 ईयर से स्टार्ट होती है और मृत्यु पर्यंत चलती है। इसके अंतर्गत जो स्टेज 5 है वह है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस दौरान बच्चे को यह समझ आ जाता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं वे फिक्स नहीं हैं, वे भी लोगों के द्वारा ही बनाए गए हैं और उन्हें ज़रूरत के हिसाब से डेमोक्रेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है। स्टेज 6 इज़ यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। दोस्तों, इस दौरान व्यक्ति अपनी कॉन्शियंस की सुनता है और वह उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लग जाता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं और जो नैतिक रूप से भी सही होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आती है वाइगोट्स्की की सोशो कल्चरल थ्योरी। इसे सोशल कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। दोस्तों, वाइगोट्स्की ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लैंग्वेज को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। यदि हम वाइगोट्स्की के विचारों की तुलना यहाँ प्याजे से करें तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे खुद से ही कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, हम उन्हें समझ नहीं पाते, वे खुद में ही कुछ कुछ बड़बड़ाते रहते हैं। इसे ही प्राइवेट स्पीच या इनर स्पीच का नाम दिया गया है। दोस्तों, प्याजे ने इस प्राइवेट स्पीच को जरा भी महत्व नहीं दिया है, उन्होंने इसे पूरी तरह से निरर्थक माना है, जबकि वाइगोट्स्की ने इस प्राइवेट स्पीच को काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया है। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे लैंग्वेज का यूज़ सोशल कम्युनिकेशन के लिए तो करते ही हैं, यानी अपनी बात को कहने के लिए तो करते ही हैं, बल्कि इस प्राइवेट स्पीच के थ्रू बच्चे अपने माइंड में प्लानिंग करते हैं और ख़ुद को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब आगे उन्हें क्या करना है। दोस्तों, सोशियो कल्चरल थियरी में कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो आपके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं वे कौन कौन सी टर्म्स हैं। फर्स्ट वन इज़ MKO यानी मोर नॉलेजेबल वन। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है तो वह अपने ट्यूटर से, पेरेंट्स से या पीयर से प्रश्न पूछता रहता है, यानी जिन लोगों को उनसे अधिक नॉलेज है, जो उनसे उम्र में अधिक बड़े हैं, जो उनसे अधिक अनुभवी हैं, वह उनसे पूछ कर कार्य करता है। नेक्स्ट इज़ ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों, इसे मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको बताती हूँ। दोस्तों, मान लीजिए यह सर्कल ऑफ लर्निंग है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इसमें वे चीज़ें आती हैं जो बच्चा स्वयं से कर लेता है, वे सभी एक्शंस, वे सभी लर्निंग्स इसमें आती हैं, जैसे हंसना, रोना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जगना, ये सब कार्य बच्चा स्वयं से कर लेता है। इसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे आता है ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों, यह वह जोन होता है जिसमें बच्चा बड़ों की ज़रा सी हेल्प से कार्य को खुद करने लग जाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम छोटी क्लासेस में बच्चों को दिए जाने वाले प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर सकते हैं। जैसे उन्हें कोई भी सर्कल कट करना है तो वे अपने मदर, टीचर या सिबलिंग
की मदद से उन्हें ड्रॉ करके कट करना सीख जाते हैं। वे उन्हें एक बार बताते हैं और आगे बच्चे खुद ही यह कार्य करने लग जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ को जिनमें बड़ों की थोड़ी सी असिस्टेंस के बाद बच्चा उस कार्य को स्वयं कंप्लीट कर लेता है, ZPD के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद जो इसमें दोस्तों जो थर्ड स्टेज है वह स्कैफोल्डिंग है। दोस्तों यह ZPD से नेक्स्ट लेवल की स्टेज है। इसके अंतर्गत वे सभी एक्टिविटीज़ आती हैं जो बच्चा बिना दूसरों की मदद के स्वयं कर ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए बच्चे को बाइसिकल चलाना सीखना है तो वह खुद से बाइसिकल चलाना नहीं सीख सकता। स्टार्टिंग से अंत तक के सारे रूल्स उन्हें कोई स्किल्ड पर्सन ही बताता है। तो जो कार्य बच्चा अपने से बड़ों की मदद के बिना कर ही नहीं सकता वे सभी स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों स्कैफोल्डिंग का अर्थ ही हेल्प होता है। इसके बाद नेक्स्ट इज़ रेसिप्रोकल टीचिंग। दोस्तों रेसिप्रोकल टीचिंग में टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच डायलॉग्स होते हैं और डायलॉग्स के थ्रू ही टीचर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इस तरह वे टेक्स्ट का मीनिंग क्लियर करते हैं। दोस्तों इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोल प्ले। मान लीजिए टीचर को कोई प्ले पढ़ाना है तो वह स्टूडेंट्स की टीम बना देती हैं और स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देती हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन सा रोल प्ले करेगा और सभी बच्चे टीचर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डायलॉग के थ्रू उस प्ले को इनेक्ट करते हैं और इस तरह वह टेक्स्ट यानी वह पूरा प्ले सभी बच्चों को समझ में आ जाता है। इसे ही रेसिप्रोकल टीचिंग कहा जाता है। दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपको आपकी क्वेरी का आंसर अवश्य मिलेगा। दोस्तों मैं जानती हूँ कि यह वीडियो बहुत समय के बाद मैं पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि यह वीडियो 3 बार एडिट करने के बाद डिलीट हो गया था और यह 4th टाइम मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको यदि मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएं। दोस्तों मैंने यह चैनल एक नोबल कॉज के लिए खोला है। आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।